ऐसी क्या गलती हुई पाकिस्तान से अफगानिस्तान के तालिबान हमारे इतना अगेंस्ट हो गए? अमेरिका काबुल के ऊपर काबिज हो गया तो अमेरिका ने कौन सा हमसे बहुत सारी बातों को पूछा। वहाँ की जो लीडरशिप थी, उसके जो बच्चे थे वो काबुल में मौजूद नहीं बल्कि वो दिल्ली में जाकर रह रहे थे। इससे हम क्या समझे? हमने यूएसए को कहा कि हम आपका वॉर ऑन टेरर में साथ देंगे, हम अफगानिस्तान तालिबान के साथ भी बातचीत में रहे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन थी? अमेरिका भी तो ये कर रहा था ना, एक तरफ वो जो था वो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। आने वाले वक्त के अंदर उसी तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट अमेरिका ने किया या नहीं? तो पाकिस्तान क्यों छोड़ देता अमेरिका के कहने से कि वो राब्ता ही ना करता? अमेरिका तो ये चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ भी खड़ा हो जाए। जब यहाँ पर एपीएस का वाकया हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिसे कहा जाए एक आग लग गई। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आकर इतना बड़ा वाकया हमारे बच्चों के साथ कर दिया? कोई क्रिकेट मैच हो जाए, क्या इनहेरिटेडली पश्तून हमसे इतनी नफरत करते हैं या फिर इसमें कोई फॉरेन हैंड, स्पेशली इंडिया का हाथ? बहुत दफा ये भी समझते हैं कि ये उनके फायदे में, क्योंकि अगर पाकिस्तान ज्यादा आगे निकल गया तो शायद अफगानिस्तान के लिए फिर बहुत सारी चीजें महदूद हो जाएंगी। जब पाकिस्तान की लीडरशिप अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही थी तो उन लोगों ने क्या इतने दूर अंदेश होके सोचा था? फॉरेन ऑफिस के मातहत जो होते हैं वो थिंक टैंक्स भी होते हैं। हमारे जरा चेक करें कि थिंक टैंक्स क्या काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा आज टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? अमेरिका दुनिया को डबल गेम का ताना देते हुए खुद इजराइल और रशिया के साथ डबल पॉलिसी क्यों रखता है? अफगान रेफ्यूजीज को कंट्रोल ना करने का पाकिस्तान ने क्या नुकसान उठाया? अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसे क्या एरर्स हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है? ये सब हमने जाना मोहम्मद मेहदी साहब से, जो कि सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स पर एक गहरी नजर रखते हैं। अगर आप भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। अच्छा सर, लास्ट पॉडकास्ट के कमेंट्स में कुछ लोग थे जिनके कुछ सवालात थे, तो हम पहले उनको अगर उनका जवाब दे दें। जीएम सैयद से रिलेटेड कुछ सवालात थे, तो क्या आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका दोबारा से शुक्रिया। देखिए, एक लोगों ने ये वाली बात कही कि जैसे कोई मैंने खुदा न खास्ता जीएम सैयद साहब को गद्दार कहा है। मैं किसी को गद्दार नहीं समझता और मैं हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो पूरी आज़ादी हासिल है कि वो अपने क्या ख्यालात रखता है, तो मुझे इससे नहीं। मैंने सिर्फ जो था ना वो एक हवाला कोट किया था और ये उनकी अपनी किताब है, सिंध की आवाज़, जीएम सैयद साहब की, फिक्शन हाउस ने छापी हुई है। और ये उन्होंने एक अदालती बयान दिया था जो बहुत लंबा चौड़ा बयान था। ये सारा बयान जो है बुनियादी तौर पे उसी किताब पर। मैंने जो बात कही थी ना वो तो फिर भी मफ़हूम के हवाले से थोड़ी हल्की थी। जो वो खुद फरमा रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि चंद लाइनें उनकी मैं आपको पढ़ दूँ। तो उन्होंने फरमाया कि वो जो थे वो अवामी नेशनल पार्टी के सदर खान अब्दुल वली खान से मिले और इसे कहा कि यही मौका है कि हमें बंगालियों की मदद करनी चाहिए और अवामी लीग के 6 नकाती फार्मूले के मुताबिक पाकिस्तान की नए सिरे से तश्कील करके कौमी मसाइल को हल करके कौमों के हकूक़ को हमेशा के लिए पंजाबियों और आर्मी की दस्तंदाजी से महफूज बनाया जाए। जवाबन खान अब्दुल वली खान ने कहा कि हम अवामी लीग की मदद नहीं कर सकते क्योंकि इसके 6 नकात प्रोग्राम के नुक्ता नंबर 3 में वाज़ेह है कि तमाम सूबों की अलग अलग करेंसी होगी। अगर सारे मुल्क की एक करेंसी हो तो इस सूरत में ख़जाने को एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ मुंतकली को रोकने के लिए हर सूबे के पास जुदा रिज़र्व्स बैंक भी होंगे। ये नुक्ता हम पठानों के लिए नुकसानदेह है क्योंकि हमारे 10 लाख पठान सिंध में रहते हैं। अगर इनमें हर एक रोज़ाना 5 रुपये भी कमाता है तो 50 लाख कमाई होती है और इस नुक्ते के मुताबिक सिंध में रहने वाले पठानों के बच्चे जो सूबे सरहद में रहते हैं भूख से मर जाएंगे। इसलिए ये नुक्ता हम पठानों के लिए नुकसानदेह है। सो हम किसी तरह अवामी लीग की मदद नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त बात जो थी वो की थी। मैंने तो फिर भी मफ़हूम, तो मैं फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि मैं उन्हें गद्दार नहीं समझता। वो एक बड़े लीडर थे और अब वो अल्लाह ताला के पास है और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी सियासत की भी रिस्पेक्ट कर। दूसरे नंबर पे एक आधे बंदे ने ये कहा कि महमूद गजनवी को और मुगल्स को उसने आपस में जोड़ दिया। महमूद गजनवी साहब की हमने बात इसलिए की थी, वो रहते अफ़गानिस्तान में ही थे लेकिन पश्तून नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पे एक वक्त में उनका तसल्लुत हो गया। हम बताना उस वक्त ये चाह रहे थे कि ये वाली जो बात कही जाती है कि अफ़गानिस्तान में कभी किसी का तसल्लुत नहीं हुआ, तो इस
इसको हम ज़रा दूसरे जाविये से देखते हैं कि हाँ, इस तरह आप कहें कि गुरीला वॉर वहाँ होती रही तो ये दुरुस्त बात होगी, लेकिन ये कहना कि कभी काबुल पर किसी और की, उस सेंस में हमने ये बात की थी, एक इनकी गजनवी साहब की, और एक हमने बात करी थी बाबर की, कि बाबर भी जो थे वो आए और आकर उन्होंने भी अफ़गानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। तो ये चीज़ें सिर्फ मैं जिन लोगों ने देखा है और वो शायद हमारी बात नहीं समझे या उसको और तरीके से देख रहे हैं, और ना हमें इस वक्त हम इस यहाँ बैठकर कोई पंजाबी या पख्तून या कोई बात करें, हम तो तारीख़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमसे कहीं पर गलती हो गई हो, लेकिन हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि कोई पंजाबी बात की जाए या कोई पख्तून बात की जाए। हम पाकिस्तानी और सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी स्टेट का नैरेटिव बयान करें। अच्छा सर, अगर हम अब दोबारा आ जाए, लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई थी जहादी कि अफ़गानिस्तान में डिफरेंट जहादी फैक्शंस थे जो खड़े हो गए और वॉर लॉर्ड्स निकल आए। उसके बाद मेरा आज के पॉडकास्ट का पहला सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान, इनका बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप रहा है। यूएसए हमें अक्सर डबल गेम का भी बोलता रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम उनके साथ तो डील कर रहे थे, मगर पीछे से हम अफ़गान तालिबान का भी साथ दे रहे थे। तो फिर ऐसा क्या गलत हुआ, ऐसी क्या गलती हुई पाकिस्तान की लीडरशिप से कि अफ़गानिस्तान में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई और अफ़गानिस्तान के तालिबान हमारे इतना अगेंस्ट हो गए? देखिए, बात असल में ये है कि जिस वक्त तालिबान की पहली हुकूमत थी तो उसके बारे में एक तसव्वुर आम था कि इसे पाकिस्तान की बैकिंग हासिल है, लेकिन हुआ ये कि 9/11 का वाक़या हो गया, और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने ये कोशिश करी कि अमेरिका जिन लोगों को मांग रहा है, उसामा बिन लादेन या उनके कुछ साथी, तो उनको अफ़गानिस्तान उनके हवाले कर दे। पाकिस्तान ने इस सिलसिले के अंदर जो है वो वफूद भी भेजे, बल्कि अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे मुफ्ती शमज़ई साहब का, जो उस ज़माने के बहुत बड़े आलिम दीन थे और कराची के मदरसे को हेड करते थे, और वो उन अक्सर तालिबान के जो लोग थे उनके वो उस्ताद भी थे। तो उनकी ज़ेरे क़यादत हमने एक उलमाए कराम का वफ़द बनाया, और उस उलमाए कराम को हमारी हुकूमत की भी, जो ज़माने की हुकूमत थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी भी मुकम्मल हमायत थी, बल्कि वो भी उसका हिस्सा थे। और वो जाकर कंधार में मुल्ला उमर से मिले और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि इस 9/11 के बाद की जंग को रोका जा सके, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका, और हत्ता के मामलात इस हद तक चले गए कि अमेरिका ने आकर यहाँ पर हमला कर दिया। अब अमेरिका ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को एंगेज किया, और पाकिस्तान को उस वक़्त एंगेज करना इसलिए भी आसान था कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत नहीं थी। पाकिस्तान में उस वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी, और एक वन मैन से चीज़ों को डील करना बहुत आसान हो जाता। इसीलिए मुशर्रफ साहब के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, और उन्होंने जो उनके मुतालबात थे उसको तकरीबन उन्होंने मान लिया। उसकी एक तौज़ीह ये पेश की जाती है, जो खुर्शीद महमूद कसूरी, जो बाद में उनके वज़ीर ख़ारजा बने, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है कि अगर हम ना ये करते तो हिंदुस्तान जो था वो अपने अड्डे देने के लिए तैयार बैठा हुआ था। तो हमें इसलिए, हमारे पास ये भी एक मसला था कि अगर हिंदुस्तान ने उसे अड्डे दे दिए तो फिर हमारे लिए मुश्किल। तो यहाँ सूरत हाल ये हो गई कि एक तरफ तो जो तालिबान थे, जिनको अमूमन ये ख्याल किया जाता था कि हमारी सपोर्ट से, या बहुत सारे लोग तो यहाँ तक कहते थे कि हमारे बच्चे हैं वो, लेकिन वो भी हमारी बात जो थे ना वो उसको मान नहीं रहे। तो मैं पिछली दफ़ा भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि उन्होंने हमारे साथ जो सरहद का मामला भी था उसको भी रेक्टिफाई करने से भी इनकार। इसलिए ये कहना कि वो कोई बहुत ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंस में थे, तो ये बात भी इतनी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये अमेरिका की बात भी नहीं मानी। लेकिन हुआ ये कि हमसे जो गलतियाँ हुई, मिसाल के तौर पे मुल्ला ज़ईफ़ जो थे वो उस वक़्त पाकिस्तान में सफ़ीर थे अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के, और वियना कन्वेंशन के तहत हमें उनको प्रोटेक्ट करना था। और उसके बाद अगर आप मुल्ला ज़ईफ़ की किताब पढ़ें तो उनके साथ जो कुछ फिर जुल्म हुआ और जिस तरह का उनके साथ वो हुआ, तो ये वो गलतियां थी जो हमें उस वक़्त नहीं करनी। मसलन हमने उनको एयर बेस या जो कुछ भी था जो उनको हम सहूलतें दे रहे थे वो तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें उन चीज़ों पर जो दुनिया के प्रोटोकॉल्स बने हुए थे हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम उसमें भी पढ़ गए। फिर ख़ुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से पकड़ कर दिया और उन्होंने डॉलर्स दिए अमेरिका ने। तो ये वो चीज़ें हो गई जो अभी आप फरमा रही हैं ना डबल गेम की, कि अमेरिका ये ख्याल कर रहा था कि ये सब कुछ करने के बाद इनका अब कोई कनेक्शन नहीं है
तालिबान वगैरह से। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे लोग इस जंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ आए और इनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो पाकिस्तान के साथ पहले भी काम कर चुके थे, दोस्त भी थे पाकिस्तान के। तो और फिर ये भी हुआ कि जो सरहदी इलाका था उसके अंदर बहुत सारे लोग आकर सेटल डाउन हो गए और उनको इस तरफ से जो सरहदी उनके दोस्त अहबाब थे, ज़रूरी नहीं कि उसमें स्टेट शामिल हो, जो आम आदमी था वो भी उनकी मदद कर रहे थे। वैसे फाटा वाला जो इलाका था दैट वाज नॉट दैट सिक्योर, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी में इतना था भी नहीं, वहाँ पे बॉर्डर जी बिल्कुल, वो इलाका गैर कहलाता था। पाकिस्तान से भी बहुत सारे क्रिमिनल जो थे वो भागकर वहाँ चले जाते थे, तो उनको पकड़ के लाना एक मुश्किल काम हो जाता था। तो एक प्रॉब्लम थी उस वक़्त, जो प्रॉब्लम जो है वो 2014-15 तक रही, जब तक कि हमने फाटा को अपने अंदर ज़म नहीं कर लिया। तो ये प्रॉब्लम मौजूद थी। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर, जहाँ पर एक तरफ हम अमेरिका के साथ, या यूँ कहें अमेरिका के साथ नहीं, असल में यूनाइटेड नेशन की करारदादों के साथ हम थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बात पास हुई थी कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर जा रहे हैं और पूरी दुनिया उस वक़्त जो थी वो सपोर्ट कर रही थी अमेरिका को। और अगर हम उस फ़ौज को देखें जो फ़ौज अमेरिका के ज़ेरे निगरानी अफ़गानिस्तान में आई, वो सिर्फ अमेरिकन फ़ौज नहीं थी, उसमें दुनिया भर के फ़ौज के जो ममालिक थे उनकी फ़ौज उसमें शामिल थी। और पाकिस्तान भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है, तो पाकिस्तान को भी। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ जो है उसका नेबर था अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ, आपस में ताल्लुक़, कारोबारी मामलात, वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। फिर अमेरिका ने तो एक दिन पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से वापस जाना था, जो अमेरिका कहता था, और वो चला भी गया। लेकिन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने तो यहीं रहना था। इसलिए यहाँ पर एक सोच मौजूद थी कि हमें जो है वहाँ पे सब लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे देखें ना, जलालुद्दीन हक्कानी जो थे वो उस ज़माने के आर्मी चीफ थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़े। मसलन ये वो साहब थे जिनका जंग के अंदर बहुत कलीदी रोल था, और इन साहब की जो थी वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे याद पड़ता है कि फ्रेंड्स के ज़ेरे निगरानी, फ्रेंड्स एक थिंक टैंक था, जनरल असलम बेग जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे उन्होंने बनाया था, तो उसके तहत ये पाकिस्तान भी ये लोग तशरीफ़ लाए थे उस ज़माने में। और ये पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी इन्होंने अपने ख़यालात से लोगों को मुस्तफ़ीद किया था। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये जो राब्ते थे, जो ताल्लुक़दारियाँ थी, ये इससे अबव थी, ये सिर्फ 9/11 की वजह से नहीं ख़त्म। तो अमेरिका एक अपने स्टाइल के अंदर चल रहा था। देखें ना, अमेरिका भी तो ये कर रहा था ना कि एक तरफ वो जो था वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी कर रहा था, उसे एंगेज भी करने की कोशिश कर रहा था। कल भी ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि मुझे इस बात पे इतराज़ नहीं है कि उनको पैसे दिए जाए। मेरा मसला ये है कि वहाँ पर जो असला रह गया है, जो बाकी चीज़ें रह गई है, वो हमें वापस मिलनी चाहिए। वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और हमारे दुश्मन उसे ख़रीद रहे हैं। ये ट्रम्प साहब का केस है जो उन्होंने कल ही पेश किया है। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जब ये सारी चीज़ें अमेरिका कर सकता है, तो पाकिस्तान को क्या मसाइल थे कि पाकिस्तान जो था वो, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसको ये कहना चाहिए ये डबल गेम थी या ये। और अगर हम इसे दुनिया में भी देखें, तो दुनिया के अंदर भी देखें ना, यूक्रेन की जंग भी हो रही है और रशिया के साथ जो है वो बातचीत भी हो रही है। कभी फ्रांस के सदर की बात होती है, कभी जर्मनी के सदर की बात होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया के अंदर चलती रहती है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको दोबारा काट रही हूँ। मैं एक ना इंपॉर्टेंट थोड़ा सॉफ्ट टॉपिक सवाल है बट करना चाहती हूँ। हम लोगों ने देखा है कि यूएसए के खुद पॉलिसीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आता है अक्सर, मगर वो दूसरों को पॉइंट आउट करने में पीछे नहीं हटते। अब आप रशिया और यूक्रेन की एग्जांपल दे रहे थे, साथ आप इजराइल और पैलेस्टाइन की एग्जांपल दे दें। अब वो रशिया और यूक्रेन में तो ये कहता है कि रशिया ने गलत ऑक्यूपेशन किया है यूक्रेन में, बट वो इजराइल के मामले में तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो व्हाई इज़ दैट? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, वो ये कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बात यह है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और अमेरिका के एक अपने मफादात हैं। वो अपने मफादात के तौर, दुनिया के हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और वो अपने मुल्क के मफादात के मुताबिक चलते हैं। उनके लिए ये चीज़ें बड़ी गैर अहम हो जाती हैं कि वो ये देखते रहें कि अखलाकियात क्या है और क्या चीज़ें बाकी हैं। इस तरह हमने जंगों के अंदर और दुनिया के मामलात में हमने देखा नहीं है। देखिए ना, इस वक्त पूरा यूरोप जो है वो ट्रम्प साहब की पॉलिसीज़ से बहुत परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के कहने पर रशिया से तमाम चीज़ों को बंद कर दिया। मसलन रशिया सबसे बड़ा सप्लायर था गैस का
यूरोप के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने रशिया से नहीं लेनी, और वो कतर से आके ले रहे हैं। मतलब रशिया उनके साथ बॉर्डर से बॉर्डर मिल रहा था, लेकिन वो कतर आए और कतर से आके जर्मनी वाले जो है वो ख़रीद के लेकर गए। तो अमेरिका के अपने मफादात है और इसी तरह बाकी दुनिया के भी अपने मफादात है, और वो अपने मफादात के मुताबिक जो है आगे चलता है। और ये पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि पाकिस्तान, देखें ना, अमेरिका तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अमेरिका तो ये चाहता था कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ भी खड़ा हो जाए। 84 के अंदर अमेरिका के नायब सदर स्पेशली पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने पाकिस्तान को कायल करने की कोशिश की कि देखे पूरे अरब दुनिया जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ है, तो आप भी यहाँ से खड़े हुए। लेकिन पाकिस्तान के अपने मफादात थे। पाकिस्तान को पता था कि हमारा इतना बड़ा बॉर्डर, हम खुश्की का भी शेयर करते हैं और समंदर का भी। देखें, ईरान वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, जिसके साथ हम समंदर भी शेयर करते हैं। बस दूसरी तरफ इंडिया है समंदर के अंदर, और वो एक प्रॉब्लम वाली जगह है। सर क्रीक आज वाले दिन तक एक तस्फिया तलब मामला है दोनों मुल्कों का। तो इसलिए पाकिस्तान ने अपने मुफादात देखने होते हैं और अपने मुफादात के मुताबिक आगे बढ़ना होता है। मैं नहीं समझता ये कोई डबल गेम पाकिस्तान खेल रहा था या कुछ खेल रहा था। देखिए ना, आने वाले वक्त के अंदर उसी तालिबान के साथ दोहा एग्रीमेंट अमेरिका ने किया या नहीं किया, तो पाकिस्तान क्यों छोड़ देता अमेरिका के कहने से कि वो राब्ता ही ना करता, बल्कि पाकिस्तान के उस राब्ते का फ़ायदा हुआ अमेरिका को। पाकिस्तान ने उस वक़्त अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और दोनों को टेबल पर लाकर बिठाया। अगर पाकिस्तान वहाँ से अपने सारे राब्ते काट देता तो फिर पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान ला के बिठाता। इसलिए ये वाली बात जो करना है ना कि क्या है, अभी देखें ना, अभी यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने एक नया पैतरा बदल लिया है। पहले यूक्रेन को कहा कि आप नेटो का वो बन जाए, पार्ट बन जाए। जब वो नेटो की तरफ जाने लगा, रशिया को उस पर आया कि ये तो मेरे घर में नेटो आ गई, रशिया ने उस पर। इसी तरह आप इजराइल वाले मामले में देखें, इजराइल वाले मामले के अंदर अमेरिका को कोई परवाह नहीं, बल्कि उल्टा कह रहा है कि गज़ा को खाली कर दो, और गज़ा के लोगों को कह रहा है कि जी आप मिस्र चले जाएं और आप उर्दन में चले जाएं। और नेतन्याहू ने तो इससे भी आगे बढ़कर बात कर दी कि आप सऊदी अरब चले जाएं। गज़ा का मामला जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है। देखें ना, गज़ा पे किसी ज़माने में मिस्र का तो कंट्रोल रहा है, ये उर्दन के साथ शेयर करते हैं वेस्ट बैंक को, लेकिन आज अमेरिका का इत्तेहादी जो है वो कह रहा है सऊदी अरब चले जाओ, और अमेरिका खुद कह रहा है कि आप मिस्र चले जाओ, उर्दन जाओ। तो इसलिए ये पॉलिसीज़ जो हैं ये आगे पीछे होती रहती हैं और इसमें कोई डबल गेम की बात नहीं है। अमेरिका भी यही करता है और पूरी दुनिया भी यही करती है। अच्छा सर, 9/11 के बाद हमने ओपनली यूएसए का साथ दिया और हमने यूएसए को कहा कि हम आपका वॉर ऑन टेरर में साथ देंगे, मगर बैक हैंड पे जिस तरह हमें यूएसए डबल गेम का कहता है, हम अफगानिस्तान तालिबान के साथ भी बातचीत में रहे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन थी? मैं नहीं समझता कि इसके अंदर किसी किस्म की थी। मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखिए, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बुनियादी तौर पे अपने मफादात को देखकर बनाई जाती है। मैंने आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अमेरिका के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी वो यूनाइटेड नेशन के फ्रेमवर्क के अंदर थी, लेकिन जिस वक़्त यहाँ पर अमेरिका काबुल के ऊपर काबिज़ हो गया या अमेरिका की फ़ौज ज़मीन पर उतर आई, तो अमेरिका ने कौन सा हमसे बहुत सारी बातों को पूछा। बस हमने अमेरिका को मना किया था कि अमेरिका जो है वो इस तरह की हुकूमत को बनाए, लेकिन अमेरिका ने जो है वो फौरी तौर पे वहाँ पे हुकूमत बना दी। तो बुनियादी तौर पे अमेरिका अपने मफादात देख रहा था, हम अपने मफादात देख। देखिए, हमारा फ़ॉरेन पॉलिसी में हमेशा से एक इशू रहा है हिंदुस्तान जो था वो अफ़गानिस्तान के अंदर 9/11 के वाक़े के बाद उसकी पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई थी, और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि हमारी बात नहीं है, पूरी दुनिया ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हिंदुस्तान के नाम नहाद कॉन्सुलेट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पे हमारे ख़िलाफ़ वहाँ पर बैठकर मनूवरिंग कर रहे हैं और पैसे से लेकर असला तक और हर चीज़ जो है वो दे रहे हैं। और आपने देखा कि उस ज़माने के अंदर कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई थी पाकिस्तान के अंदर, और इसके पीछे सारा जो मामला था वो रॉ का मामला था, और रॉ के लोग जो थे वो जलालाबाद में भी बैठे हुए थे कॉन्सुलेट के नाम से, और वो हरात में भी बैठे हुए थे, वो और शहरों में भी बैठे हुए थे। तो क्या इंडिया को इतनी क्या ज़रूरत पेश आई थी वहाँ पर अपने इतने सारे। फिर हम ये भी देख रहे थे कि वहाँ की जो लीडरशिप थी उसके जो बच्चे थे वो दिल्ली में जाकर रह रहे थे,
मसलन वो काबुल में मौजूद नहीं थे, अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो दिल्ली में जाकर रह रहे थे। तो इससे हम क्या समझें कि क्या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? हमने तो देखें गुड फेथ के अंदर डॉक्टर अब्दुल्ला से हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे थे ना। हम हमेशा दूसरे ग्रुप्स के साथ ज़्यादा हमारा कंफर्ट जोन था, लेकिन हमने तो डॉक्टर अब्दुल्ला को जब पोजीशन मिली तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने वेलकम किया। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो दूसरा इलेक्शन हुआ अफ़गानिस्तान में, उसमें पूरी ये कोशिश करी कि जो महाजरीन वोट डालें उन पे किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना किया जाए और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो वोट कास्ट करें। और उनके इलेक्शन से पहले एक भरपूर डेलीगेशन हर जमात के लीडर का वो पाकिस्तान के दौरे पर आया और उस वक़्त के वज़ीर आज़म से बाकायदा उसने मुलाकात करी। और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट बस अफ़गानिस्तान में इतना है कि अफ़गानिस्तान में पीस आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि पाकिस्तान की तरफ जो थी वो टेररिज्म और हर चीज़ जो है वो बढ़ती चली गई। और फिर लामहला पाकिस्तान को भी अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को देखना था। जब अमेरिका वहाँ पर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो पाकिस्तान ने फिर अपने तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ख़ास तौर पे जब यहाँ पर APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिसे कहा जाए एक आग लग गई। एक आम आदमी भी उससे बहुत डिस्टर्ब हो गया, बड़ा डिसहार्ट हो गया कि ये क्या हुआ है हमारे साथ, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने आकर इतना बड़ा वाक़या हमारे बच्चों के साथ कर दिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में अपने मामलात को देखा, अपनी चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को बेहतर किया। यहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान की फोर्सेस ने पूरा एक एक्शन किया और उन कल्पर्ट्स को जो है वो मारा और उनको भगाने की कोशिश की। तो ये एक पूरी एक लंबी स्टोरी है और इसके अंदर अमेरिका के सिर्फ कहने के ऊपर तो नहीं हम चल सकते थे। तो अमेरिका तो देखें ना, सोवियत यूनियन के निकलने के बाद भी अमेरिका ने तो कोई अफ़गानिस्तान की परवाह नहीं करी, हत्ता कि ये किया कि पाकिस्तान जो उसका फ्रंट लाइन सपोर्टर था, लड़ा था, उसके ऊपर प्रेसिडेंट्स अमेंडमेंट लगा दी। पाकिस्तान से जो पैसे ले चुका था वो F-16 तैयारे के, वो देने से मना कर दिया। तो पाकिस्तान को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। फिर पाकिस्तान जब एटम बम का धमाका करने लगा तो पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा उन्हें सैंक्शंस लगा दी, जबकि उसके इल्म में था कि पाकिस्तान को ये जवाबी धमाका करना पड़ रहा है हिंदुस्तान की वजह से, वरना पाकिस्तान का तो कोई इरादा नहीं था धमाका करने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने अपने मुफादात की बात होती है। पाकिस्तान ने भी अपने मुफादात के मुताबिक खेला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपने मुफादात पूरी तरह हासिल ना कर पाया हो, इसी तरह अमेरिका भी अपने मुफादात पूरी तरह हासिल नहीं। मेरे ख्याल में ये जितने भी सोशल साइंसेस के, जिसे हम समाजी इल्म कहते हैं, इसके अंदर 2 जमा 2 4 नहीं होता। इसके अंदर बहुत दफ़ा 2 जमा 2 5 भी हो सकता है और 2 जमा 2 3 भी हो सकता है। तो पाकिस्तान भी अपनी कोशिश में लगा रहा और अमेरिका भी अपनी कोशिश में लगा रहा। जिसको जहाँ से फ़ायदा हो सकता था उसने वहाँ से फ़ायदा उठाया। जैसे अभी आप इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशन की बात कर रहे थे कि इंडिया का अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या इंटरेस्ट था, तो हमने उसके बाद देखा कि अभी तक कोई क्रिकेट मैच हो जाए या कुछ भी कोई गैदरिंग हो जाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, वहाँ पे अफ़गानी क्राउड जो है वो बहुत नेगेटिवली एक्ट करता है, चीज़ें तोड़ देते हैं, बहुत वायलेंस क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा क्या इनहेरिटेडली पश्तून्स ड्यूरन लाइन की वजह से हमसे इतनी नफरत करते हैं या फिर इसमें कोई फॉरेन हैंड स्पेशली इंडिया का हाथ? देखिए, जहाँ तक ड्यूरन लाइन की बात है ना, वहाँ हम पहले बात कर चुके हैं कि जिस किस्म का भी अफ़गानी है, वो कम्युनिस्ट हो, इस्लामी हो, वो उस हवाले से तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट नहीं करता और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जहाँ तक रहा दूसरी बात, देखिए वहाँ की जो लीडरशिप है ना, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़बान दराज़ी करती रहती और वो बहुत सारे मसाइल का जड़ जो है वो पाकिस्तान को करार देती है। देखिए, पाकिस्तान की सारी मेहनतों के बावजूद वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि उनको कम्युनिज़म में ही रहना चाहिए था, सोवियत यूनियन को वापस नहीं जाना चाहिए था, उनके वो हालात जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे आज के। तो वो तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और ख़ास तौर पे जो लोग अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर बस गए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव राय रखते हैं। आपने जिस तरफ इशारा किया, ये UAE के अंदर जो मैच हुआ था और पाकिस्तान जीत गया था, देखिए बात ये है कि बहुत दफ़ा ना ये भी होता है कि जो बड़ा मुल्क होता है ना, उससे छोटे मुल्क थोड़े से वैसे भी नाराज़ होते हैं। अगर आप यूरोप में देखें तो यूरोप में जब जर्मनी फ़ुटबॉल का मैच हारता है तो जो छोटी कौमें हैं वो बहुत खुश होती हैं। तो
यहाँ पर तो डायरेक्टली अफ़गानिस्तान हारा था और एक ऐसा मैच हारा था जो बहुत करीब जाकर हार गया था। तो वहाँ का क्राउड जो था उसके अंदर हर किस्म की नफ़रत मौजूद थी और उस नफ़रत का उसने बाकायदा इजहार किया और उसने जो है वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो एक बात को बस आप जहन में रखें कि पाकिस्तान जब से बना वहाँ की बहुत ज़्यादा लीडरशिप जो थी वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी और पाकिस्तान की मुखालिफ थी। ये उन्हीं के ही आगे औलादे हैं या उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जो है वो 1970s के अंदर जो है वो कुछ और लोगों के साथ दोस्त पाकिस्तान तो शुरू से कोशिश करता रहा कि स्टेट लेवल पर ताल्लुकात हों और पाकिस्तान ने हर मौके पर स्टेट लेवल, लेकिन जब वहाँ से इसकी खैर सगाली नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जो है वहाँ के लोगों से दोस्ती बनानी पड़ी। उस दोस्ती का कहीं कहीं फ़ायदा भी हुआ, कहीं कहीं नुकसान भी हो गया। हाँ, ये वाली बात दुरुस्त है कि हमें अगर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करेंगे अफ़गानिस्तान में तो ये दुरुस्त बात नहीं होगी। एक दूसरे मुल्क के हवाले से अगर आप इस तरह के ख़यालात रखेंगे तो ये एक अच्छी वो नहीं होगी और हमने ये देखा कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ये हमें नहीं मिल सकी और हमें जो है हम इस शराब के पीछे दौड़ते रहे और इस शराब के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जो था ये शराब ही रहा, ये हमें हासिल नहीं हो सका। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की मुखालफत करते हैं। अगर हम देखें तो जो सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, तो सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब हिंदुस्तान ने आने से मना किया कि हम नहीं आएंगे तो उनका देखा देखी क्या हुआ, हसीना वाजिद साहिबा भी वो हो गई और अफ़गानिस्तान से भी ऐसी आवाज़ें आने लगीं। तो मकसद मेरा कहने की, जबकि नेपाल से नहीं आई, श्रीलंका से नहीं आई, तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों में वो आज भी फॉलो करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के साथ जो उनका एक पुराना रिश्ता था वो उस रिश्ते को कहीं ना कहीं, और वो बहुत दफ़ा ये भी समझते हैं कि ये उनके फ़ायदे में, क्योंकि अगर पाकिस्तान ज़्यादा आगे निकल गया तो शायद अफ़गानिस्तान के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें महदूद हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान की सारी तिजारत डिपेंड करती है पाकिस्तान के समंदर पर। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को, वहाँ की एक सोच है कि वो पाकिस्तान को तंग करते रहें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, क्योंकि कल कोई कहे कि सारा अफ़गानिस्तान ये समझता है, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान से भी ये गलती हुई कि पाकिस्तान ने ज़्यादातर दोस्ती पश्तून एरिया से रखी। पाकिस्तान जो दूसरी कौमें थीं उनके साथ पाकिस्तान की दोस्ती के बजाय वो ये समझने लगी कि पाकिस्तान उनके इख्तलाफ रखने वालों को, उनके मुखालफिन को काबुल के अंदर चढ़ाता है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि डॉक्टर अब्दुल्ला से पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने जो उनका पॉलिटिकल फेस था उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। तो आज भी पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान जो है, जो वहाँ की अपोजिशन है, उसके साथ भी पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। जो बहुत अरसे से ताल्लुकात जो थे, कशीदा लफ्ज़ कह लें या सर्दमोरी का लफ्ज़ कह लें, उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है। ये जो भी रिसेंट एक मुलाकात हुई आप उसकी तरफ जी, मैं जो मीटिंग्स हुई, जो ताजिकिस्तान का दौरा हुआ, ये सारी बातचीत हुई, तो उस तरफ जो है वो हमने ये महसूस किया कि जो तालिबान से हटे हुए लोग हैं, क्योंकि देखें असल में पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही और तालिबान को भी इस बात पे कायल करने की कोशिश की गई कि तमाम नस्ल के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग अफ़गानिस्तान में मिलजुल कर हुकूमत करें। लेकिन बदकिस्मती से इस दफ़ा भी ये हुआ है कि ऐसा नहीं हो सका और जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो इस वक्त हुकूमत के अंदर अपने आप को उस तरह नहीं समझते या उनकी उस तरह नुमाइंदगी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा और लेकिन ये कोशिश अभी तक तो समर आवर साबित नहीं हुई है। तो ये है अभी तक की सूरत है। अच्छा सर, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं मगर इतनी गहराई से समझते नहीं है बातों को। अभी आप एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहे थे, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कुछ लोगों का ये ख्याल था, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, जो मिलिट्री के पुराने लोग थे, कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है तो पाकिस्तान के पास एक और गुंजाइश होगी कि पाकिस्तान जवाबी हमला जाकर अफगानिस्तान से भी कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन बनती है कि यहाँ से हमला करना मुश्किल हो जाए तो हम वहाँ से भी कर सकते। फिर इसको इस तरह भी आप देख सकती है कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो भी अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान के वो एसेट्स जो हैं वो बच जाएं। मैं आपको याद हो तो मैंने इसकी एक मिसाल दी थी कि 1965 की वॉर में जैसे हमारे जो तैयारे थे वो जाकर ईरान के अंदर
वो हो गए। तो पाकिस्तान में एक तसव्वुर ये पैदा हुआ ख़ास तौर पे सोवियत यूनियन के जाने के बाद कि अब हमने क्योंकि इनकी इतनी मदद करी है और हमारी इतनी दोस्ती बढ़ गई है कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अफ़गानिस्तान मसलन यहाँ तक बात हुई कि जिस वक़्त आप अपना बजट बनाते हैं और ख़ास तौर पे अपने खुराक की ज़रूरियात का ख्याल करते हैं तो उसमें अफ़गानिस्तान की आबादी को भी शामिल कर लें। बड़ी मशहूर बात हुई कि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब ने कहा, जो उस ज़माने के वज़ीर ख़ज़ाना थे, बाद में सदर पाकिस्तान भी बने, कि आप जब भी ये किया करें ख़ुराक के मामले को तो अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में मोस्टली ख़ुराक के मामलात पाकिस्तान से ही जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से यहाँ पर एक तसव्वुर डेवलप हुआ कि हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पर अफ़गानिस्तान को देखना चाहिए। और इस पर उस ज़माने के अंदर बहुत सारे सेमिनार्स भी हुए, तकारीर भी हुई, अखबारात में कॉलम्स भी लिखे गए। लेकिन हमने देखा कि ये बात जो थी ये दुरुस्त साबित नहीं हुई और खुदा न खास्ता हमारी हिंदुस्तान से लड़ाई तो नहीं हुई इस सारे दौर के अंदर, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें ठंडी हवा जो है वो ना होने के बराबर ही हमारी तरफ आई, तो ज़्यादातर गर्म हवाई आई। और जिन लोगों को हम खुश करना चाहते थे, अमेरिका को या वेस्ट को, वो भी कोई इससे खुश नहीं हुए और उन्होंने भी जो प्रोमिस किए थे आपके साथ उस पर किसी चीज़ के ऊपर भी जो है ना वो अमल दरामद। बस आप तो दावा कर रहे थे उस वक्त कि इसकी वजह से आप कश्मीर तक का मामला हल कर लेंगे, लेकिन कश्मीर तो दूर की बात है। आप जो हैं जो कोलेशन फंड और इस तरह की चीज़ें थी उसको ही बरकरार नहीं रख सके ना, तो आपके वो जो पैसे थे वो तक आपको पूरी तरह नहीं मिले और आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान में लेकर आई और छोड़ गई। मसलन जो राइफ़ल्स इस वक्त अफ़गान के पास है, जो तालिबान के पास है या हमारे टीटीपी के पास है, वो हमारे पास नहीं है। जो नाइट विज़न उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हुई तो हमें वो जो डेप्थ हम हासिल करना चाह रहे थे वो डेप्थ हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में मसाइल रहे हैं। सबसे रीसेंट आप मसला कहें तो वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मसला है, जिसके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी। तो आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही थी तो उन लोगों ने क्या इतने दूर अंदेश होके सोचा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आगे जाके मसाइल इतने ख़राब हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त ना बहुत सारी चीज़ों में हमने आंखें बंद कर लीं और हम इस बात पे खुश होने लगे कि बहुत बड़ी इमदाद जो है वो वेस्ट से पाकिस्तान की तरफ आ रही है। और शायद एक रीज़न ये भी हो गई कि उस सारी लड़ाई के दौरान आपको मौका मिल गया अपनी एटमी सलाहियत को भी तेज़ी के साथ बढ़ाने का, और जो उस वक़्त पूरी दुनिया आप पर नज़रें गाड़ कर बैठी हुई थी वो भी थोड़ी सी उन्होंने नज़रों को झुका लिया क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी निस्बतन इस बात के। तो ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से हमारे पॉलिसी मेकर्स जो थे वो कुछ चीज़ों में ढील दे गए और उन चीज़ों का नुकसान फिर ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जिसे कहा जाता है मनशियात का आम होना, क्लैशनकोफ कल्चर, बल्कि जो बहुत बड़ा एक मसला हुआ वो ये हुआ ज़मीनों पर कब्ज़े और इस तरह के मामला। अगर आप कराची के अंदर देखें तो ख़ास तौर पे एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का चीज़ें शामिल थी। तो हमने क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया और हम ये रिफ्यूजी के मामले को आसानी के साथ समझते रहे कि कोई बात नहीं है। उसकी शायद एक रीज़न ये भी थी कि हम एक आबादी के हिसाब से एक बड़ा मुल्क थे, तो हमें ये डर और खौफ नहीं था कि कोई आबादी के अंदर जो है ना वो कोई ड्रामाई अंदाज में तब्दीली आ जाएगी। जो रेशो है वो तकरीबन हम समझते थे कि बरकरार ही रहेगी, सवाई इसके कि कराची के अंदर जो है वो एक सूरत हाल के अंदर एक तब्दीली आई और वहाँ पर ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। अदरवाइज़ जो है वो क्योंकि हम यही समझते रहे तो उसकी वजह से हाँ हमें बिल्कुल नुकसान हुआ और इन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सके। और उस वक़्त के लोगों ने ज़्यादातर कोशिश ये करी कि उनके इक़्तिदार के बारे में अमेरिका या वेस्ट सवाल ना करे, क्योंकि वो लोग जो थे वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे और ख़ास तौर पे जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे वो तो एक ऐसे ब्रूटल अंदाज के अंदर मार्शल्लाह में आए थे और उनके दौर में जिस तरह जमहूरियत पसंदों के साथ सलूक किया जा रहा था तो वो बहुत ही सख्त किस्म का था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उनसे पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके दौर में नहायत ही वर्स्ट सिचुएशन में चली गई और उस सारी सिचुएशन की वजह से अमेरिका जो था वो खामोश था और वेस्ट खामोश था। वो ह्यूमन राइट्स की या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ज़ियाउल हक साहब उनकी हर किस्म की मदद
कर रहे थे जिस किस्म की मदद उनको दरकार थी। तो ये तमाम रीज़न्स थी जिसकी वजह से जो है वो हमें बिल्कुल नुकसान हुआ। और हम ये है, लेकिन कुछ लोगों का इस पर एक और ख़्याल भी, उनका ख़्याल है कि इन तमाम चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हुआ। और उस ज़माने के अंदर जो हमारे हालात थे, माशी हालात थे, आज की दुनिया में हम उस जगह पे शायद ना होते अगर वो हमें बेनिफिट्स ना मिलते। जिस तरह इमदाद उस ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर आई, और वो इमदाद का इस्तेमाल सही हुआ या गलत हुआ, मसलन कुछ लोग उससे बहुत अमीर हो गए या सबको पैसे मिले, ये एक दूसरी कहानी है। लेकिन एक ख़्याल ये भी है कि ये सारी चीज़ों का हमें एडवांटेज भी हुआ। क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट की और इस रीजन की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की करंट फॉरेन पॉलिसी अफ़गानिस्तान को लेकर क्या है? देखिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वो आया कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता एज ए स्टूडेंट, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादातर अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया को देख कर बनाता है, और इंडिया जो स्टेप्स उठा रहा होता है पाकिस्तान बुनियादी। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब इससे बाहर आना चाहिए और पाकिस्तान को एक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। इसी इंडियन थ्रेट को देखकर जब पॉलिसी बनती है तो वहीं पर हमसे अफ़गानिस्तान में भी गलतियाँ होती। हमें जो है अफ़गानिस्तान को या और किसी मुल्क को इंडिया की ऐनक से नहीं देखना चाहिए। हमें जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, और हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम बड़ी एक बैलेंस किस्म की असल में हमसे ये हुआ कि हम शुरू के अंदर ही सीटों और सेंटों में चले गए, और हमने जो है ऑटोमेटिकली जो वो ताकतें थी जिन्हें हम यूएसएसआर कहते थे या हत्ता कि चाइना भी, वो हमसे खाइफ हो गए, क्योंकि हम जो थे वो पूरे एक ब्लॉक के अंदर जाकर बैठ गए। और फिर अचानक हम जब हमारा मुल्क टूटा तो हम उस ब्लॉक से निकले और हमने कहा जी कि अब हम किसी के साथ भी नहीं, हत्ता कि हमने कॉमनवेल्थ भी छोड़ दी, और हमने कहा जी हम कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा नहीं है, जबकि कॉमनवेल्थ एक और तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी, और हम गैर जानिबदार तहरीक की तरफ चले गए। गैर जानिबदार तहरीक जो थी वो कुछ भी नहीं थी, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आया कि इंडिया उसका चैम्पियन बना हुआ था, लेकिन इंडिया जो था वो दूसरी तरफ से फुल मुफादात हासिल कर रहा था यूएसएसआर के साथ भी, और जहां उसे मौका मिलता था वो अमेरिका और उसके तहादियों से भी ले रहा था। लेकिन हम फिर एक उस तरफ चले गए। अचानक वो ख़त्म हुआ भुट्टो साहब का ईरा, तो हम ज़िया-उल हक साहब के उसमें आ गए। तो वहाँ पे 77 में ज़िया-उल हक साहब आए, तो 79 के अंदर एक तरफ ईरान में इनकलाब आ गया और अमेरिका के वो उड़ गया, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो है वो हमारे सर पर आकर बैठ गया। तो अब हमारी जो पॉलिसी थी वो बस इस हद तक रही कि हम अमेरिका और वेस्ट के साथ जो हैं वो अपने, हत्ता कि जो हमारे ताल्लुकात थे वो बाकी दुनिया के साथ जो थे ना, वो ऐसे हो गए कि 1980 के ओलंपिक्स के अंदर जो मास्को के अंदर हो रहा था, वो अमेरिका ने और अमेरिका के तहादियों ने बाइकाट उसका कर दिया, और हमने भी उसकी पैरवी करते हुए बाइकाट कर दिया। जबकि हमारी टीम 78 का वर्ल्ड कप जो था हॉकी का बुएनोस आयर्स का, उसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, और 82 का जो वर्ल्ड कप हमारा वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में हुआ, उसमें फिर हमने एक दफ़ा गोल्ड मेडल जीता। तो हमारा 80 के अंदर गोल्ड मेडल पक्का था ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन हमने सिर्फ अमेरिका की पैरवी करते हुए सोवियत यूनियन को और उन तमाम ममालिक को नाराज़, जबकि ओलंपिक एसोसिएशन ने उस ओलंपिक को ख़त्म नहीं किया। वरना तो ये भी हो सकता था ना कि ओलंपिक एसोसिएशन ये फ़ैसला करती लौज़ान के अंदर कि भाई रशिया जो है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में घुस गया है यूएसएसआर, तो अब इस मुल्क को हम नहीं दे रहे ओलंपिक्स। लेकिन वहाँ हुआ, लेकिन हमने जो है वो पैरवी दूसरी तरफ, तो हमने बहुत दफ़ा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हमने उसको इस्तेमाल नहीं करा, और हम जो थे वो अपॉर्चुनिटीज़ से थोड़ा सा दूर होते चले गए। तो हमारी असल में फ़ॉरेन पॉलिसी का यही सबसे बड़ा मसला है कि हमें अब ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं, हमारी मंजिल क्या है। क्या आज की दुनिया में जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो विदाउट बिज़नेस बेस करती है? इकनॉमिक रिलेशंस हमारे क्या हैं? हमने अपनी एम्बेसीज़ के अंदर क्या उसी तरह का स्टीरियोटाइप की एम्बेसियाँ बनानी है कि हमारा एक बच्चा जो है वो यहाँ पर CSS का इम्तहान देता है, उसको फिर एलोकेशन कर दिया जाता है, और वो ये दुनिया में बहुत
बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। दुनिया के अंदर अब नए तरीके हैं फॉरेन ऑफिसेस को चलाने के लिए, एम्बेसीज को चलाने के लिए। तो हमें इस तरफ हमने ट्रेड काउंसलर्स और ये सारी चीज़ों से, देखे ना अभी एक रिपोर्ट छपी है कि हमारे जो ट्रेड काउंसलर्स हैं अक्सरियत तो 0% भी बिजनेस नहीं लेकर आ सके। तो हमें अब इन तमाम चीज़ों को फोकस करके एक नई फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना होगा, जिसमें हमें बैलेंस कायम करना होगा वेस्ट की कुव्वतों के साथ। और देखें अभी एक नई सूरत हाल बन रही है। एक तरफ हो सकता है कि अमेरिका एक बड़ी पावर के तौर पर हो, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन एक पावर के तौर पर हो और वो अमेरिका से अब हटकर एक पावर के तौर पर हो, और तीसरी तरफ ये भी हो सकता है कि चाइना एक अपनी पावर के तौर पर हो और एशिया के अंदर और कोई एक दो पावर्स जो हैं वो सामने आए। मसलन भारत ये कोशिश कर सकता है, जापान ये कोशिश कर सकता है। तो अब हमें इस सारी सिनेरियो को देखते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अब अपनी जो मुफादात हैं उनके साथ साथ जो हमारे पास मौक़े आ रहे हैं उन मौक़ों को हमने हर सूरत में एक्सप्लोर करना है। अगर हम उन मौक़ों को ज़ाया करते जाएंगे या सिर्फ दोस्तों को खुश करने पर लगे रहेंगे तो शायद इसका अब हमें फ़ायदा ना हो। देखिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अक्सर ममालिक का वो उनकी तरफ ज़्यादा बेहतर है निस्बतन हमारे। मतलब हम तुर्की को अपना बहुत ज़बरदस्त दोस्त कहते हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें तो दोनों का फ़र्क है। मतलब तुर्की की चीज़ें तो हम बहुत लेकिन तो हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे दोस्त हैं, मतलब देखें हमने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन चीन ने उसी किस्म का एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज से कर लिया, हमारी जो चीज़ें थी वो ना बढ़ सकी, हम फिर दूसरे एग्रीमेंट की तरफ गए। समझा? आज भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे हक में नहीं है, वो चीन के हक में। अब ये इन चीज़ों को हमने कैसे बैलेंस करना है, हमने कैसे अपनी चीज़ों को देखें। हमारा आज वाले दिन तक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे हक में वो अमेरिका है और यूरोप है। तो और इनके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर हर वक्त बात भी करते रहते हैं। तो हमें अब इसको इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करना होगा, चीज़ों को बेहतर करना होगा, ज़्यादा प्रोफेशनली अंदर आना होगा। देखिए फॉरेन ऑफिस के मातहत जो होते हैं वो थिंक टैंक्स भी होते हैं। हमारे ज़रा चेक करें कि थिंक टैंक्स क्या काम कर रहे हैं, उन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं जिस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस करती हो। मतलब दुनिया में जो थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे थिंक टैंक्स की ये सूरत हाल है कि 90% बजट जो है वो सैलरीज़ में चला जाता है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप्स की सैलरीज़ के अंदर, कोई रिसर्च वर्क के अंदर नहीं जाता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना है तो इस वक्त इसाक डार साहब फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनका एक पुराना वज़ीर ख़जाना की हैसियत से इंटरनेशनली एक उनका वो भी है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, टीमों को कैसे आगे लेकर आना है। लेकिन सरे दस्त हमें जो है, हम अभी उस पोजीशन पर नहीं हैं जहां पर हमें होना चाहिए। जितना हम बड़ा मुल्क है और जितने हमारे पास सलाहियत है उस हिसाब से हम जो हैं वो नहीं। एक सबसे बढ़कर ये बात है कि हमें ना कहने की आदत होनी चाहिए। हमें हर बात पर यस मैन होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दुनिया के अंदर नो भी कहा जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम नो नहीं कहते, और हम चीज़ों को सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क का सदर आने लगे तो हम उसकी इस तरह यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, और इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है हमारे कुछ माशी मसाइल हैं और उसको देखते हुए भी हमें पॉलिसीज़ बनानी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें IMF को भी देखना है, वर्ल्ड बैंक को भी देखना है, सऊदी अरेबिया को भी देखना है। ये सब चीज़ें इतने बड़े मुल्क में देखी जा सकती है। सिर्फ हमारे विजन की बात है, हम अगर उस पर तैयार हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी और हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे थे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इंटरनली ऐसे क्या मसाइल हैं, ऐसी हमारी क्या गलतियां हैं अफ़गानिस्तान को लेके जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में रिफ़्लेक्ट होती हैं। देखिए अफ़गानिस्तान में हमारी गलतियाँ यही हैं कि हमने अफ़गानिस्तान में गुड और बैड के चक्कर में रहे।
हमने कभी किसी को गुड कहा, कभी किसी को बैड कहा। हमने पूरे अफ़गानिस्तान को एंगेज करने की कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। फिर जो पाकिस्तान से लोग अफ़गानिस्तान लड़ने जा रहे थे, हमने उन्हें लड़ने तो जाने दिया, लेकिन हमने फिर ये नहीं सोचा कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई है तो अब इनको कैसे दोबारा से रीसेटल किया जाए, कैसे, क्योंकि वो तो एक ख़ास माइंड में चले गए थे, ख़ास फेस में चले गए थे। अब जब वो वापस आए तो वो क्या करें? मसलन ये पाकिस्तान का ही मसला नहीं था, सऊदी अरब में भी जब वो लोग वापस गए, मिस्र में भी वापस गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करी। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो प्लानिंग नहीं की हुई थी, और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होने लगे। देखिए ना, आज के दिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई ख़राबी नहीं सवाए टीटीपी के। हम कह रहे हैं अफ़गानिस्तान से कि टीटीपी को कंट्रोल किया जाए। अच्छा, हमने अभी करके देखा पिछली हुकूमत के अंदर कि हमने कुछ टीटीपी के हज़ारों लोगों को पाकिस्तान ले आए। हमने कहा कि ये उसका हल है कि उनको लाकर यहाँ पर सेटल कर दिया जाए, लेकिन फिर क्या हुआ कि वही लोग जो थे वो दोबारा से मसाइल पैदा करने लगे, और अब भी मसाइल। हमने ये सोचा ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई रेगुलर फोर्स नहीं है। ये अफ़गानिस्तान के जंगजुओं के शाना बशाना लोग लड़ते रहे हैं, ये उनके बाजू हैं, वो इनको कैसे ख़त्म करें? मिसाल के तौर पे ये अगर 15,000 हैं, 20,000 हैं, और इनको वो ख़त्म करने लगे और ये उन्हीं के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या वहाँ कोई ऐसी रेगुलर आर्मी मौजूद है जो इनका मुकाबला करेगी? या ये वहाँ पर एक छापा मार फोर्स के तौर पे, अगर पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर सारी चीज़ें रेगुलराइज हुई हुई हैं वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान में कितनी प्रॉब्लम करेंगे? तो हमने नहीं इस तरफ तवज्जो दी। आज हम इसी परेशानी में, और हम ये चाह रहे हैं कि वो रोकें। अब वो जो है वो इस कैपेसिटी के अंदर ही नहीं है कि वो इनको रोक सके। तो अब मसला ये है कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि ये लोग हमारे से बाज आ जाएं और इन हरकतों से बाज आ जाएं। अब ये इसका क्या तरीका है? इसका तरीका एक ही होता है कि माशी तौर पर आप किस तरह चीज़ों को जो है, देखें ना, अफ़गानिस्तान तो ये बात सामने ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए से आई कि उन्होंने कहा कि आप हमें इतने पैसे दे दें तो हम इन लोगों को जो है यहाँ पर सेटल डाउन करेंगे। अफ़गानिस्तान में अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त में भी मैंने अर्ज़ की थी कि 16 लाख रुपए उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी ले। तो वहाँ एक रिवाज है, एक रवायत है कि वो इस तरह के मामलात जो हैं पैसों के आगे पीछे करते रहते हैं। तो हम एक तरफ फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमें करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उनको ये बात समझानी चाहिए, क्योंकि वो लोग यूँ डरते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आज क्लैप्स हो जाती है तालिबान की हुकूमत, तो उन्हें तो आपस में लड़ना है ना, तो ये लोग किस तरफ जाएंगे लड़ने के लिए? ये उन्हीं लोगों के साथ इत्तेहादी रहे हैं जिनकी हमारे से बड़ी दोस्ती रही है। तो वो लोग इनके ऊपर, हम ये समझते थे कि ये हमारा एसर्ट है, वो जो हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमें अब ये समझ आई है कि एसर्ट वो होंगे, लेकिन इस मामले के अंदर वो एसर्ट साबित नहीं हो रहे हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है जिन प्रॉब्लम्स की वजह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात सरे दस्त, जिसमें बहुत ख़राबी है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान को इस वक्त पैसे चाहिए, और ये पैसों के अलावा उनको ये भी चाहिए कि दुनिया उन्हें एक्सेप्ट करे। पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस दफ़ा। पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, पाकिस्तान के देखा देखी यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी कर लिया था, अब इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर वो इधर भी देखते हैं उधर भी देखते हैं, उन्हें अमेरिका से भी इमदाद चाहिए, वो भारत से भी जाकर दुबई के अंदर मुलाकातें करते हैं। उनके अंदर भी बहुत सारे, मैं इस पर लिख भी चुका हूँ कि उनके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। मसलन वो लीडरशिप जो है, एक तरफ जो ओवरऑल एक जिसे कहा जाए एक मेंटोर या इस तरह के लेवल की लीडरशिप है मौला हैबतुल्लाह, और वो एक और सोच के साथ हैं। यहाँ पर जो बहुत सारे वफाकी वज़ीर हैं, आपने भी पिछले दिनों देखा होगा एक वफाकी वज़ीर ने एक बयान देकर ख़वातीन की तालीम के हवाले से, और फिर वो वहाँ से भाग गया। तो ये उनके अंदर भी एक कशमकश चल रही है, एक चपकलश चल रही है, और कुछ पता नहीं है। यही वो वजूहात है जिसकी वजह से वो टीटीपी पर हाथ नहीं डाल पा रहे, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा है कि अगर किसी वक्त ये कशमकश बढ़ गई तो इस कशमकश में उनको ज़रूरत पेश आएगी
टीटीपी के उन लोगों की जो लड़ाकू हैं, जो लड़ सकते हैं, जिनके पास असलहा है या जिनके पास पैसा है, जो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जो पाकिस्तान और उसकी आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बहुत एक स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, और उसमें कुरान को भी बीच में वो लेकर आए हैं। और ख्वारिज की जो जंग थी, जो सबसे ज़्यादा एक नापसंदीदा जंग थी, मुसलमानों में से ख्वारिज बन गए थे और उनके साथ एक जंग हुई थी, तो उन्होंने इन लोगों को भी उन्हीं से तशबीह दी है और अब पाकिस्तान में उनको ख्वारिज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब बातें आइडियोलॉजिकली, वेपन वाइज बहुत सॉलिड बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें बहरहाल इससे हटकर भी कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा और वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। हमें कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ेगी जो यहाँ के पख्तून हैं और वहाँ के पख्तून हैं और जो एक दूसरे पर असर रसूख रखते हैं, उनको किसी तरह आपस में हम मिलाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भेजा था पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने। फजलुर रहमान साहब दावा करते हैं कि वो तमाम चीज़ों को सॉल्व करके ले आए थे, लेकिन बाद में उनकी बातों की बैकिंग नहीं की गई। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि उनके पास क्या ऐसा तरीक़ाकार था जिसको वो सॉल्व करके लाए थे, और क्या उनको वाकई हक स्टेट ने भेजा था, और अगर स्टेट ने भेजा था तो फिर स्टेट पीछे क्यों हट गई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि मज़हबी हवाले से इस वक्त अगर दुनिया में कोई रिप्रेजेंट करता है उस ग्रुप को या उस फ़िरके को या उस मज़हब को, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही अहम आदमी है। तो हमें ये सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और जहाँ कहीं हमारी गलती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमने कोई गलती ना की हो, तो वो जो गलतियाँ उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे इसी से ही मिलता जुलता है कि अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ही शुरू से रही है। उनके पहले किंग के जाने के बाद से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आई, दाऊद ख़ान के बाद से। तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, पख्तूनों के लिए, कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान सबसे बढ़कर तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ा बॉर्डर उनका और किसी मुल्क से नहीं लगता, और जो उनकी मेजॉरिटी आबादी है वो भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक पूरा सूबा जो है वो उसी नाम से पुकारा जाता है। तो पाकिस्तान को वो चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो दोनों के अंदर कॉमन होनी चाहिए, और उन कॉमन चीज़ों को लेकर जो है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमने जो है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो वो एक दूसरे को मानने वाले हैं। हमें उन लोगों की भी सहूलतकारी से फ़ायदा उठाना चाहिए जिसको वो अपना मजहबी पेशवा या इस तरह की चीज़ें भी समझते हैं। तो ये वो तमाम कॉमन चीज़ें हैं जिसकी ग्राउंड के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं, जो दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके साथ भी हमें करीबी कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें जो हमसाया तमाम ममालिक है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हमारी कुछ पॉलिसीज़ से जो तालिबान की फेवर में थी उससे कभी खुश नहीं रही हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तो यहाँ तक कहना था कि सेंट्रल एशिया की आज़ादी के बाद हमारा और ईरान के भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। उसमें से एक मसला जो है वो तालिबान की फेवर करना या तालिबान की मुखालफत करना वो भी है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। और इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि चाइना भी यहाँ पर मौजूद है, और चाइना भी जो है वो अफगानिस्तान के साथ उसकी सरहद भी मिलती है। चाइना उनके साथ बिजनेस भी करना चाहता है, चाइना ने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, लेकिन वो चाइना नहीं शुरू कर पा रहा, क्योंकि चाइना ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाले मामले के अंदर जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इन तमाम चीज़ों को बिठाने की, मास्को के अंदर 2 बैठकें हुई भी हैं जिसको रशिया ने वो किया है, लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि अब मास्को और वाशिंगटन से हटकर इसमें ख़ुद पहल करनी पड़ेगी, और हमें जो है इन तमाम ममालिक को बिठाना पड़ेगा। क्यों ना वो शक्ल जो है वो हम उसको, जो हमारी एक तंजीम है जो पहले RCD हुआ करती थी, फिर ECO बन गई, ECO का प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा इस हवाले से, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, ईरान भी शामिल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तुर्की भी शामिल है। इसमें हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि इसमें हमें चाइना को भी बिठाना पड़ेगा।
का। और ईसीओ के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर हम एससीओ के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो फिर उसमें हिंदुस्तान भी आ जाएगा, उसमें बहुत सारे, तो हमें ईसीओ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ईसीओ की हमने कॉन्फ्रेंसेस कराई भी हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ जो है नीचे है, लेकिन ईसीओ का जो सेक्रेटरीट है वो आज भी कायम है और पाकिस्तान वहाँ पूरी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान को ईसीओ के प्लेटफॉर्म से इस मामले को लेकर चलना चाहिए और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बरादरी कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बिठाकर तो किसी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए जिसमें अफ़गानिस्तान के भी तमाम एथनिक ग्रुप शामिल हों और फिर हम आगे बढ़ें किसी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बगैर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। 2 एपिसोड्स पे हमने ये डिस्कशन किया है एंड इट वाज रियली फ्रूटफुल। अगर आपने ये एपिसोड देखी है तो इससे पिछले एपिसोड का लिंक भी हमने दिया हुआ है, वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नज़र में टीटीपी का सोल्यूशन मिलिट्री है या फिर पॉलिटिकल, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।